नमस्कार, न्यूज 9 में आपका स्वागत है और मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। अब खबरें विस्तार से। पटना में जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने वाली है। इस बैठक में पार्टी के तमाम आला अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक के दौरान कई राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ राज्य के मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। पहले दिन यानी कि आज पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी। इस बैठक में पार्टी के 18 पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की अगुवाई में होने वाली इस बैठक में कई राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। वहीं कल यानी कि 29 अगस्त को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। इस बैठक में पार्टी के करीब 250 बड़े पदाधिकारी के हिस्सा लेने की संभावना है, जहां राष्ट्रीय मुद्दों के साथ राज्य के भी कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। उधर पार्टी की इस बड़ी बैठक में हिस्सा लेने तमाम बड़े नेता पटना पहुंच गए हैं। वहीं इस बैठक के बारे में बोलते हुए राज्य सरकार में जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि बैठक के दौरान कई वर्तमान राष्ट्रीय मुद्दों के साथ प्रदेश के भी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। देश में जो कुछ इशूज हैं, जो कंसर्न है, वो विषय भी और जो बिहार में हम लोग काम कर रहे हैं उन सब विषयों पर ये 2 दिन की चर्चा। कुछ बदलाव की संभावना है क्या? कुछ नए चेहरे या फिर आप कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं? नहीं, वो तो भाई हमारे नेता का डिसीजन होता है, लेकिन खास करके मुद्दों पर ही इसमें बात हो, विभिन्न मुद्दों पर बात नहीं। बड़े फैसले लिए जा रहे हैं नहीं, तो पहले भी होता रहा ना। राष्ट्रीय कार्यकारिणी और नेशनल काउंसिल, ये तो पास्ट में भी हुआ है, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तो एक तो वो प्रक्रिया भी, एक प्रोसेस भी होता है ये चीज़ करने का। तो जो अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी दिल्ली में हुई, अब बीच में 1-1.5 साल चीज़ें थोड़ा स्लो भी हो गया था कोविड के वजह से, और उसी में तय हुआ था कि पटना में नेशनल काउंसिल हो, उसी वजह से। और वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में हिस्सा लेने केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह दिल्ली से पटना पहुंचे। पटना पहुंचने के बाद मीडिया कर्मियों ने बिहार एनडीए में विवाद पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि एनडीए में कोई मतभेद नहीं, 5 साल तक सरकार चलेगी। जेडीयू में कोई गुटबाजी नहीं हो रही, गुटबाजी वहां पर होती है जहां पर कई नेता होते हैं। जेडीयू में सिर्फ एक नेता है और वो है नीतीश कुमार। जेडीयू का पूरा नाम जनता दल यूनाइटेड है, यहाँ गुटबाजी नहीं होती है। एनडीए का सवाल है तो केंद्र में हम लोग साथ में हैं, राज्य में साथ में हैं, और मैंने कहा है कि एनडीए की सरकार बिहार में 2025 तक बिल्कुल बहुत मजबूती के साथ चलेगी। उसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं, क्योंकि बिहार की जनता ने वोट दिया है बिहार को विकसित प्रदेश बनाने के लिए। बाकी मुद्दे चलते रहते हैं। बीजेपी के एक बड़े नेता ने कहा कि जेडीयू में 3 गुट हो चुके हैं। अच्छा, ऐसा है ना, आप लोग ये जो चलाते रहते हैं बीजेपी में और जेडीयू में क्या है, हमारे यहाँ तो एक नेता है। देखो गुट कब होता है, जहाँ कई नेता होते हैं। एक नेता है नीतीश बाबू, तो गुट कहाँ से होगा? नेता एक होते हैं, नेता एक है तो गुट कहाँ है? जनता दल का नाम क्या है? जनता दल यूनाइटेड, ना कोई गुटबाजी। और लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव पटना लौट आए हैं। पटना लौटने पर तेज प्रताप से जब ये पूछा गया कि आपके सबसे करीबी आकाश यादव लोजपा में शामिल हो गए हैं, इस पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। उनसे पूछा गया कि ये आपको लॉस हुआ है, तो उन्होंने कहा कि आपको लॉस हुआ होगा। तेज प्रताप यादव से जब लालू यादव से मुलाकात के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि उनकी तबीयत ठीक है, उनसे मुलाकात और बातचीत हुई है। तबीयत कैसी है लालू जी? तबीयत अभी ठीक है और बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है। चलिए जाने दीजिए। आप लोग आकाश यादव लोजपा में मिले हैं, आकाश यादव लोजपा में मिले हैं, क्या लगता है आपको क्षति है क्या? युवा नेता थे। अरे लोकतंत्र है, अब लोकतंत्र में सबको अपना आज़ादी होता है बात रखने का, जिसको जहाँ जाने का। आपको लॉस होगा क्या? कुछ आपको लॉस हो गया है? नहीं, जैसे आपको कुछ लॉस होगा क्या? छात्र नेता थे वो आपके मजबूती, आपको लॉस हो रहा होगा।
और कभी तेज प्रताप के करीबी रहे आकाश यादव ने दिल्ली में लोजपा की सदस्यता ले ली। सदस्यता के बाद पार्टी ने आकाश यादव को छात्र लोजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। इससे पहले आकाश यादव ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के सामने लोजपा की सदस्यता ली। इस मौके पर लोजपा सांसद प्रिंस राज भी मौजूद थे। बता दें कि आरजेडी का जो वर्तमान विवाद चल रहा है उसके केंद्र में कहीं ना कहीं आकाश यादव ही है। कारण कि आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने जब आकाश यादव को छात्र आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया, तभी से आरजेडी में अंदरूनी लड़ाई शुरू हो गई, जहां तेज प्रताप ने जगदानंद सिंह के फैसले पर कड़ी नाराजगी जताई थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस सर ने और लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज भैया ने देने का काम किया है। इसीलिए हमने लोजपा को, हम लोगों ने तमाम जो हमारे छात्र के हमारे जो साथीगण थे और भी कई साथी हैं, जो हम लोग पटना में भव्य कार्यक्रम करके एक मिलन समारोह कराएंगे, तो तमाम लोगों को हम लोग जोड़ने का काम करेंगे और इस बंगले को समाजवाद के असली विचारधारा से सजाकर बिहार में पशुपति कुमार पारस सर का और प्रिंस राज भैया के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। विश्वास है कि इनके नेतृत्व में छात्र लोजपा आगे बढ़ेगी और मजबूती के साथ हम लोग अपने पार्टी को विस्तार करने में सफल रहेंगे। और दिल्ली में चल रहे 2 दिनों के झारखंड इन्वेस्टर्स मीट के दौरान झारखंड को बड़े निवेश की सौगात मिली है। इस मीट के पहले दिन डालमिया सीमेंट ने राज्य में 500 करोड़ के निवेश की बात कही और इस बात को लेकर जल्दी ही राज्य सरकार और कंपनी के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर होने वाला है। उधर मीट के पहले दिन सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निवेशकों को लुभाने के लिए कई वादे किए। बैठक के दौरान निवेशकों को इलेक्ट्रिक वाहन नीति के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही निवेशकों को जियाडा की तरफ से 50% अनुदान पर जमीन भी उपलब्ध कराए जाने की बात कही गई। मीट के दौरान प्रस्तावित इलेक्ट्रिक वाहन नीति का प्रेजेंटेशन दिया गया। बैठक के दौरान उद्योग विभाग सचिव पूजा सिंघल ने निवेशकों को इलेक्ट्रिक वाहन क्लस्टर स्थापित करने की सरकार की प्रस्तावित योजना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने निवेशकों को प्रस्तावित इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत प्रोत्साहन और प्रावधानों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सरकार कंपनियों को स्टैंप शुल्क और पंजीकरण शुल्क में 100% तक छूट प्रदान करने जा रही है। साथ ही जो कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में ईवी नीति के लॉन्च होने के बाद से पहले 2 सालों के भीतर निवेश करते हैं, उन्हें जियाडा की तरफ से 50% अनुदान पर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही एएमएमआई के लिए 7 साल के जीएसटी पर 100% प्रोत्साहन, जबकि बड़े और वृहत उद्योगों के लिए 9 और 13 वर्ष के लिए छूट का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त वाहन पंजीकरण शुल्क से 100% और रोड टैक्स 100% छूट का प्रस्ताव भी राज्य सरकार की तरफ से किया गया है। तो इस वक्त रांची से सीधे हमारे न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज जुड़ गए हैं। मनोज जी, जिस तरीके से इन्वेस्टर्स मीट हुई और उसके बाद इस बात का संदेशा आया है कि जायडा कंपनी इन्वेस्ट करेगी, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन सी कंपनियां हैं जो इन्वेस्ट कर सकती हैं? देखिए, अगर हम बात करेंगे इस इन्वेस्टर मीट में कंपनियों की भागीदारी को लेकर के, तो तमाम जो बड़ी कंपनियां हैं उन सभी कंपनियों को यहाँ पे जो है इसमें आमंत्रित किया गया था सरकार के तरफ से। और जो कंपनियों के जो शीर्ष अधिकारी हैं उनके साथ में उनकी बातचीत चल रही है। इसमें अगर हम बात करेंगे तो हुंडई मोटर्स है, टाटा समूह है, मारुति सुजुकी है, डालमिया सीमेंट है, एनटीपीसी है, सेल है, गेल है, वेदांता है। इस तरीके से अगर कहा जाए तो देश की जो तमाम बड़ी कंपनियां हैं उन सारे कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों के साथ में कल बैठक हुई है और आज भी बैठकों का दौर जो है वो जारी रहेगा। आज अगर हम बात करेंगे तो कुछ एमओयू वगैरह भी साइन होने हैं। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, डालमिया सीमेंट की तरफ से 500 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट का एमओयू साइन होगा। तो एक तरह से कहा जाए तो झारखंड के लिए ये एक बड़ी बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने निवेशकों को आमंत्रित किया है यहाँ पे झारखंड में निवेश करने के लिए, उन्हें बहुत तरह की सुविधाएं देने की बात कही है। अगर कल की बात करें, कल जो बैठक हुई और उसमें
कई तरह की जो है छूट देने की बात कही गई है। टैक्स में छूट है, जीएसटी में छूट है। इसके अलावा मनोज जी, क्या इससे पहले जब सरकार की तरफ से इस तरह की नीतियों को लाया गया, इन्वेस्टर्स को बुलाया गया, क्या इससे वाकई फायदा सरकार को मिला है या पूरे राज्य को मिल पाया है? देखिए, अगर हम झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड जो है एक अगर कहा जाए तो काफी प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है और यहाँ पे तमाम खनिज संपदाएं हैं जो उद्योगों के लिए जरूरी होती है। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो पानी जो उद्योग के लिए आवश्यक है, जमीन जो उद्योग के लिए आवश्यक है, मानव संसाधन जो उद्योग के लिए आवश्यक है, वो सारी चीजें जो है यहाँ पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और सहज उपलब्ध है लोगों को। और यही वजह है कि यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो पूर्व में कई बड़े यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगे हुए हैं, टाटा के लगे हुए हैं यहाँ पे। तो इस उन्हीं परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए बीच बीच में सरकार की तरफ से यहाँ प्रयास किया जाता रहा है। हालांकि जिस तरीके से सारी चीजें हैं उस हिसाब से यहाँ पे उद्योग का विकास नहीं हो पाया। अगर हम पिछली सरकार की बात करें तो वो भी इन्वेस्टर्स मीट किए, दिल्ली में किया गया, रोड शो किया गया, कई जो बड़े बिजनेस घराने हैं उनको आमंत्रित किया गया था यहाँ उद्योग लगाने के लिए, कुछ MOU वगैरह भी हुए। लेकिन अगर एक विडंबना कहे या कुछ कमी कह दे कि वो सारे जमीन पे नहीं उतर पाते हैं। कुछ उद्योग यहाँ लगे भी, जैसे ओरिएंट क्राफ्ट का यहाँ फैक्ट्री लगा, तो वो सारे 2 साल 3 साल चलते हैं, उसके बाद यहाँ से बुनियादी स्तर समेट कर चलते हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती होगी। मुख्यमंत्री जिस तरीके से सारे इन्वेस्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज। और वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। रांची भाजपा प्रदेश कार्यालय में अनुसूचित जाति मोर्चा सोशल मीडिया के प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मोर्चा के राष्ट्रीय संगठक केवी सतीश और प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल जी के साथ बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष अमर कुमार बावरी भी शामिल हुए। इस मौके पर अमर कुमार बावरी ने कहा कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। अनुसूचित जाति मोर्चा राज्य सरकार की नाकामी को जनता तक कैसे पहुंचाए, इसको लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। आज सोशल मीडिया का हम कैसे उपयोग कर सकते हैं और कैसे इसके दुरुपयोग को रोका जा सकता है, इस पर भी बात हुई। जब करोड़ों बिलियंस यूजर्स इस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं, भारत के अंदर भी फेसबुक ट्विटर में बिलियंस फॉलोअर्स इसका यूज कर रहे हैं, तो एक पार्टी के रूप में जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और एक ऐसे पार्टी के एक विंग के रूप में, एक इकाई के रूप में अनुसूचित जाति मोर्चा झारखंड प्रदेश के कार्यकर्ता जो सोशल मीडिया के प्रभार में हैं, उनको कैसे एक्ट करना चाहिए, कैसे अपने पार्टी के विचार को और कैसे सरकार के नाकामियों को जनता के बीच में रखना चाहिए, इस संबंध में सारा जो है प्रशिक्षण दिया गया। और रांची आजसू पार्टी मुख्यालय में पार्टी के मुख्य केंद्रीय प्रवक्ता डॉक्टर देव शरण भगत ने बताया कि पार्टी के कार्यक्रम की समीक्षा की गई। इसके बाद आगामी पार्टी के कार्यक्रमों पर भी आज चर्चा की गई। पार्टी संगठन निर्माण और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का काम करेगी। अपने 26,000 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 6 से 8 सितंबर को पार्टी स्मरण पत्र के माध्यम से सीएम सचिवालय को सौंप सरकार को उनके वादों को याद दिलाएगी। वहीं जेएमएम पर इन्वेस्टर्स समिट को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार कॉर्पोरेट को रिझाने में जितना खर्च कर रही है, शायद उतने में एक फैक्ट्री राज्य में लग जाएगी। राज्य में उद्योगपति आने से डरते हैं। कानून व्यवस्था दुरुस्त करके निवेशकों को बुलाने की जरूरत है। आगे के रणनीति के संदर्भ में आज हम लोगों ने निर्णय लिया। 30 सितंबर तक पूरे प्रदेश के सभी जिला में जिला सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और जिला कमेटी का भी गठन होगा। साथ ही साथ पार्टी ने ये तय किया है कि 2021 संगठन के निर्माण का और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का वर्ष होगा। झारखंड में इतने बार जितना उनको बुलाने और लाने और कारपेट बिछाने में जितना खर्चा हो रहा है, हमको लगता है उतना में एक दो इंडस्ट्री भी लग जाता। शायद झारखंड में पहले जितना इंडस्ट्री बैठा है और वो बंद हुआ है, उसका पहले मूल्यांकन होना चाहिए
और दूसरा आएगा क्या है, वो कितना बंद हो गया उसके बारे में सोच के ही तो नहीं आएगा। और बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां एक पुलिस वैन और पिकअप वैन की जबरदस्त टक्कर हो गई है और इस हादसे में एक पुलिस वाले की मौत हो गई, जबकि पिकअप वैन ने ड्राइवर की भी मौत हो गई है। वहीं इस घटना में 2 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। तो ये बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पर एक हादसे में पुलिस वाले की मौत हो गई है, साथ ही साथ पिकअप वैन ड्राइवर की भी हादसे में मौत हो गई है। दरअसल पुलिस वैन और पिकअप वैन में जबरदस्त टक्कर हो गई और मौके पर ही पुलिस वाले की मौत हो गई, जबकि 2 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो बता दें कि मुजफ्फरपुर में ये एक बड़ी दुर्घटना सड़क हादसे की सामने आई है, जहां पर पुलिस वाले की मौत बताई जा रही है। पिकअप वैन और पुलिस वैन में टक्कर हो गई। आए दिन सड़क दुर्घटना की कई सारी खबरें बिहार के अलग अलग जिलों से सामने आती है, लेकिन मुजफ्फरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। इस वक्त इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास जुड़ गए हैं। विकास, क्या कुछ हुआ है घटना स्थल पर? घटना देर रात से बताई जा रही है। पुलिस गश्ती में थी, इसी बीच अज्ञात ट्रक आगे और एक पिकअप वैन में मार दिया, जिसमें एक होमगार्ड जवान की मौत हो गई है और वहीं पिकअप चालक की मौत हुई है और कुछ लोगों को एसकेएमसीएच इलाज के लिए रेफर किया गया। अभी क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्या जो 2 पुलिसकर्मी इलाजरत हैं उनकी हालत में सुधार हुआ है? उसमें उनके एसकेएमसीएच इलाज के लिए भर्ती कराया गया। फिलहाल वाले हैं और जिला अध्यक्ष पारी का कहना है कि हालात में सुधार हुई है, इसलिए हालात मौजूद बने हुए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विकास हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई है, हादसा हो गया जिसमें एक पुलिसकर्मी और ड्राइवर दोनों की मौत हो गई है। और अगली खबर राजधानी पटना से, जहां पर पायलट की सूझबूझ के चलते पटना एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टल गया। इस दौरान करीब 125 यात्रियों की जान बच गए और पायलट ने प्लेन की सकुशल लैंडिंग करा ली। दरअसल पटना से दिल्ली की उड़ान भर रही इंडिगो फ्लाइट की चिड़िया से टकराने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। पायलट ने खतरे को भांपते हुए आनन फानन में प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग कराई। घटना के बाद सभी यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। और हाजीपुर में हुई 5 लोगों की संदिग्ध मौत मामले में अब पुलिस एक्शन में है। इस घटना के आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। साथ ही शराब के अवैध धंधों में शामिल लोगों के खिलाफ पुलिस की विशेष नजर है। इधर पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर राघोपुर इलाके में सघन छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने 30 से अधिक अवैध शराब भट्टियों को नष्ट कर दिया। साथ ही पुलिस ने सैकड़ों लीटर जावा और शराब बरामद किया है। पुलिस की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से आरोपियों में हड़कंप मच गया है। बेतिया के मझौलियों में एक तरफ जहां लाखों पानी क्यूसेक छोड़ने के बाद शुक्रवार से हो रही लगातार बारिश के चलते सिकरहना नदी के पानी में उफान आ गया है। नदी के बढ़ते जलस्तर को देखकर तिरुवाह इलाके के रहने वाले लोग डरे हुए हैं। इसके अलावा भारी बारिश के चलते पूरे प्रखंड क्षेत्र में जल जमाव हो गया है। लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बुरी हालत मझौलिया के प्रशासनिक अधिकारियों के दफ्तर और निवास की है। मझौलिया के बीडीओ बैजू कुमार मिश्रा के आवास पर जल जमाव हो गया है। यहां पैदल चलना भी दुश्वार है। और बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। जयनगर सहित पूरे नेपाल में लगातार हो रही बारिश की वजह से कमला नदी में पानी छोड़े जाने के कारण जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। वहीं मधुबनी में नदी के जलस्तर को देखते हुए प्रशासन हाई अलर्ट पर है। दूसरी ओर नदी के निचले इलाके पर दबाव बढ़ गया है। साथ ही सीमावर्ती नेपाल के निचले इलाके इनरवा, कपरिये, अकोड के साथ भारतीय क्षेत्र डोरवार, कुआड, ब्रह्मतोड़ा सहित कई गांव के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। साथ ही बाढ़ के पानी के खेत में जाने के कारण हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई है। ग्रामीण रतजग्गा को मजबूर हैं। वहीं कमला नदी में 2 दिन से लगातार जलस्तर में वृद्धि हो रही है। प्रशासन बाढ़ के खतरे को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की अपील कर रहा है। साथ ही जयनगर कमला नदी
के पश्चिमी तट पर काफी दबाव देखा जा रहा है। और गोपालगंज में बाढ़ से बिगड़ते हालात को देख जिला प्रशासन ने लोगों को माइक से आगाह करना शुरू कर दिया है। जिला प्रशासन ने लोगों से गंडक नदी के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है। सदर सीओ विजय कुमार सिंह ने जगरी टोला रामनगर सहित कई गांव में माइक से लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की। उधर डीएम ने संभावित बाढ़ को लेकर तटबंधों का जायजा लिया। सदर प्रखंड के मंगलपुर, विशुनपुर सहित कई गांव में तटबंधों का जिलाधिकारी ने जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। पानी बना खेत में जायदाद बा ना कुछ बा तो दिक्कत आदमी का नहीं खे। तो आप लोगों को कैसे आना पड़ता है? नाव से आना पड़ता है या फिर नाव कैसे? से आता है, नाव से। और बीमारी होने के बाद कैसे आप आती हैं? तो वह मुँह तो केव मर जाइए केव जी जाई नहीं से आई। बीमारी हो तो ना डेंगू मिली ना कुछ और मिली। कटघरवा घर होला ना पानी के हमनी को कोनो ऐसी बस पीसन का दुनिया का पानी हेल के हमनी के आवत नहीं से जाता नहीं से। तो कितना दिन से परेशान है आप लोग? 7 साल हमनी गइले होने गई 7 बरस 7 साल सब हर साल बाढ़ में हर एक साल। और देवघर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिले के 4 थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर देवघर पुलिस ने 17 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साइबर थाने में मुख्यालय डीएसपी मंगल सिंह जामुदा ने एक प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर साइबर सेल की मदद से देवघर जिले के कुंडा थाना, जसीडीह थाना, सारवा थाना और मोहनपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी कराई गई, जिसके बाद 17 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 1,30,800 रुपए नगद बरामद किए हैं। इसके अलावा 27 मोबाइल फोन, 44 सिम कार्ड, 5 एटीएम कार्ड, 12 पासबुक और 2 चेकबुक भी बरामद किया है। मुख्यालय डीएसपी ने जानकारी देते हुए कहा कि ये सभी फर्जी सिम का इस्तेमाल कर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव और बैंक अधिकारी बनकर केवाईसी कराने के नाम पर ठगी कर रहे थे। केंद्र और राज्य सरकार की योजना जमशेदपुर के सरजमीन पर उतरे, इसको लेकर नगर विकास विभाग द्वारा किफायती आवास योजना के तहत 2 कॉलोनी बनानी जा रही है, जिसमें एक कॉलोनी गांधी आश्रम से बनाई जा रही है तो कुछ कुष्ठ रोगियों के लिए है और दूसरी कॉलोनी शहर के बाहरी वाले क्षेत्र में होगा। गांधी आश्रम में 120 फ्लैट बनाए जाने हैं, जबकि दूसरी जगह 254 फ्लैट का निर्माण होगा। इस योजना को अविलंब धरातल पर उतारने को लेकर नगर विकास विभाग के डायरेक्टर विजया यादव जमशेदपुर पहुंची, जहां जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया, मानगो नगर निगम, आदित्यपुर नगर निगम, जुगसराई नगर पालिका के विशेष पदाधिकारी के साथ एक बैठक की। और रांची में रेल प्रबंधक प्रदीप गुप्ता द्वारा युवा महिला हॉकी खिलाड़ी संगीता कुमारी को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। संगीता कुमारी दक्षिण पूर्व रेलवे रांची मंडल के कार्मिक विभाग में जूनियर क्लर्क के पद पर नियुक्त की गई है। जनवरी 2021 में चिली में आयोजित जूनियर महिला हॉकी टेस्ट चैंपियनशिप की जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में संगीता कुमारी भी शामिल थी। और खबर वैशाली जिले से, जहां बीएमपी के 6 जवान चंदन का फंदे से लटकता शव बरामद हुआ है। उसका शव ससुराल में मिला है। फिलहाल चंदन रोहतास जिले में पोस्टेड था और रेलवे सुरक्षा के लिए 1 हफ्ते पहले ही हाजीपुर आया था। घटना जिले के काशीपुर चकबीवी गांव की है। मृतक चंदन जिले के पठेड़ी बेलसर का रहने वाला था। और पलामू पुलिस ने सिमडेगा के 22 वर्षीय युवक मुकेश साहू के अपहरण मामले में 3 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार करते हुए अपहृत युवक को सकुशल बरामद कर लिया है। दरअसल अपहरण की घटना 25 अगस्त की है। रक्षाबंधन में अपने घर से बहनों से राखी बंधवाकर वापस लौट रहा था, तभी उसका अपहरण कर लिया गया। पहले से बनाए हुए प्लान के अनुसार परिचित ने ही मुकेश का अपहरण पलामू गढ़वा सीमा से करा दिया। घटना तब प्रकाश में आया जब मुकेश के
पिता को अपहरण के बाद 5 लाख रुपए फिरौती देने के लिए अपहरणकर्ताओं ने संपर्क किया। तब अपहरित युवक के पिता ने सिमडेगा पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद सिमडेगा एसपी ने पलामू पुलिस से संपर्क किया और टेक्निकल सेल की मदद से अपहरित युवक को पलामू के रामगढ़ थाना क्षेत्र के जंगल से सकुशल बरामद कर लिया गया। एसपी चंदन कुमार सिन्हा के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में पुलिस ने युवक के परिचित समेत 3 अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। जिस लड़के के विक्टिम के ही मोबाइल से फिरौती की मांग की गई थी 5 लाख रुपए की। उसके बाद हम लोगों ने फटाक से एक टीम गठित किया, जिसमें रामगढ़ थाना प्रभारी, चैनपुर थाना प्रभारी, शहर थाना प्रभारी थे और इनके सहायता के लिए और भी ऑफिसर थे। इन लोगों ने बहुत ही जल्दी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करके, और विशेषकर मैं कहूँगा रामगढ़ थाना प्रभारी प्रभात और चैनपुर थाना प्रभारी उदय, इन लोगों ने जंगल में सर्च अभियान चलाया, टेक्निकल सेल से जुड़े रहे, लोकेशन लेते रहे, सी पार्टी, बी पार्टी, ए पार्टी के तरह करते हुए न केवल एक्यूज को पकड़ा बल्कि अभियुक्त को सही सलामत बचा कर ले आए। कोरोना संक्रमण में कमी आने के साथ बिहार में लॉकडाउन में छूट दी गई है। धार्मिक स्थल जो पिछले 4.5 महीने से बंद थे, उन्हें भी खोलने के आदेश दिए गए हैं। जन्माष्टमी को लेकर मंदिरों में खास भक्तों की भीड़ होती है और इस्कॉन टेम्पल की तरफ से हर साल पटना में जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से आयोजित की जाती है, मगर इस साल पटना इस्कॉन टेम्पल में जन्माष्टमी कार्यक्रम में केवल मंदिर से जुड़े हुए लोग ही शामिल हो सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मंदिर तो खुला है, लेकिन साथ साथ कहा गया है कि प्रोटोकॉल्स का भी पालन है। स्वाभाविक है, प्रोटोकॉल्स का पालन करना हम सबों के लिए जरूरी भी है और सामाजिक सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। लेकिन क्या जब हम लोग ये माना कि आप देखिए आस्था में जहाँ। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।